चलिए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल पहला बात किधर नहीं है? हाँ, पूर्व में। एक दो बातें इसकी काम की याद रखना है आपको। राजधानी, क्या है इसकी राजधानी? कोलकाता, नॉट कलकत्ता। पहले कलकत्ता बोलते थे, अब क्या बोला जाता है इसी को? कोलकाता। ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषा, क्या? भाषा क्या है? तो बंगाली। ये लोग हर चीज़ को खाते हैं, कोई चीज़ नहीं पीते। ठीक है, ये लोग केवल क्या करते हैं? हर चीज़ को खाते हैं। जल को भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक को भी खाते हैं, ठीक है, दूध को भी खाते हैं। मतलब ये लोग केवल खाते खाते घर के हैं। बाकी सब जगह कैसे मिलेंगे? खाते पीते। ये लोग केवल क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये हमारे, ठीक है, याद रखना है। तो जल खाबो, कोल्ड ड्रिंक खाबो, लस्सी खाबो, ठीक है, भात खाबो, दार खाबो। अरे दार को पीते हैं तो दार को भी खाबो। तो ये ऐसे हमारे बंगाली लोग। साथ में याद रखना। अच्छा, ये जो पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ, 1911 तक भारत की राजधानी रहेगी। कलकत्ता जो या बोले, पश्चिम बंगाल, बंगाल बोला जाता था। क्या क्षेत्र बोला जाता था? बंगाल। 1911 तक भारत की राजधानी क्या थी? तो बंगाल। 1912 में किसको बनाया गया? दिल्ली। घोषणा 11 में, बना 12 में। दोनों क्वेश्चन इसीलिए पूछता है और दोनों ऑप्शन में रहता है। जब क्वेश्चन में रहेगा घोषणा, आंसर आएगा 1911, लेकिन बोलेगा कब बना? 1912। ठीक। यहाँ की लोकसभा सीट याद रखिएगा, कितना है? 42। राज्यसभा सीट, गुड, 16। विधानसभा सीट, अरे वाह, 294। सीएम ममता बनर्जी। इसी को क्या निक नेम? क्या इनका? दीदी। क्या इनका निक नेम? दीदी। चलिए आप बताइए मेरे को, अम्मा किसका निक नेम था? अरे वेरी गुड यार, वाह। राज्यपाल, ला गणेशन। अच्छा सर, तो ला गणेशन बताया था, ऑप्शन में मिलेगा एल गणेशन। क्या मिलेगा ऑप्शन में? एल गणेशन। ये ला को क्या लिख देगा? एल। ठीक है भैया। ये भारत का एक चीज़ देख, चलो एक दो बातें और बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल, यही पॉइंट बनाकर लिखते चलिए। पहला पॉइंट, ये स्थल और जल दोनों सीमाओं से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो किससे किससे जुड़ती है? तो स्थलीय सीमा से भी जुड़ती है और जलीय सीमा से भी जुड़ती है। स्थलीय सीमा से भी जुड़ेगी और जलीय सीमा से भी जुड़ती है। इसकी सीमाएं 3 देशों को, चलो उसको आगे लिखवाता हूँ यार। इसकी वैसे 3 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगेगी। 5 राज्य। पहले तो नक्शा देखिए, तब भाई पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। जब तक पश्चिम बंगाल को एकदम जूम करके नहीं देखोगे, मज़ा कैसे आएगा? डॉल्फिन, बतख वतख देखिए, बतख टाइप का दिखता है।
ठीक है, क्या देखता है रे? बतख टाइप का, कैसा है? बतख टाइप का। ये इसके बाद इधर ये चालू हो जाएगा कौन सा? बांग्लादेश। पूरा क्या इधर? बांग्लादेश। चलो और तुम लोग क्या देखोगे रे, मैं तो ऐसे ही बना दूं। ये अपने इधर 7 सिस्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पूरा क्षेत्र किसके लिए है? तो बांग्लादेश। चलिए पहले तो आप स्टेट देखो, ये नीचे इतना दूर तक ये पूरा उड़ीसा पड़ेगा। कौन सा राज्य? तो उड़ीसा। झारखंड है। ये बिहार। क्या है ये? बिहार। यहाँ तक पड़ेगा क्या? अरे भैया नेपाल। क्या पड़ेगा? नेपाल। ठीक है, ये सिक्किम है, टोपी। ये असम, असोम। अभी असम याद रख। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जगह दिख रहा है ये है भूटान। ये जगह कौन सा है? तो भूटान। ठीक है, और ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। ये पूरा कोस्टल लाइन, यहाँ ये पूरा ऐसा। इधर क्या है? तो बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में देखो तट रेखाओं को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम बोला गया। तो ये जो बंगाल में जो तट रेखा है इसको बोलते हैं दीघा तट। कौन सा कोस्ट? दीघा कोस्ट, दीघा तट। कौन सा तट है ये? दीघा तट। उड़ीसा में उत्कल तट, याद आया? उसके नीचे रॉयल तट, उसके नीचे तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। कौन सा तट? इधर केरल तरफ मालाबार तट, ऊपर में कोंकण तट, उसके ऊपर कन्नड़ कोंकण। कन्नड़ पहले पड़ेगा, कहाँ पर? कर्नाटक वाला कन्नड़, उसके बाद तुम्हारा महाराष्ट्र और गोवा वाला कोंकण, उसके ऊपर काठियावाड़ तट। ये कोस्ट के नाम है, कोस्ट के नाम है। इसका इस कोस्ट का क्या नाम है? दीघा तट। कौन सा तट? दीघा, दीघा तट, दीघा कोस्ट बोलते हैं इसको। ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा आज, एकदम काम काम की चीज़ें देखिए। कौन सी नदी है ये? अरे मेरे दादा, बांग्लादेश में कहाँ जाएगा? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। इस गंगा नदी पर भारत के द्वारा यहाँ पर बनाया गया एक डैम, नाम है फरक्का डैम। फरक्का डैम ये भारत के द्वारा बनाया गया, लेकिन गंगा की एक धारा ऑटोमेटिक कट के बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। इस धारा का नाम याद रखना है, इसी का नाम है हुगली। हुगली नदी, हुगली बोलते हैं, कई लोग हुगली बोलते हैं, हुगली नदी। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली गंगा ये कौन सी है? हुगली। इसी हुगली के इस पार हावड़ा,
स्पार्कल कत्ता, और इन दोनों के बीच में, अरे वाह, चढ़ोगे तो उतरोगे भी, हावड़ा। ये एक और नदी जाननी है, झारखंड से आ रही है, पूरे बंगाली लोग इसके नाम से डरते हैं, दामोदर। किसका शोक कहलाता है ये? बंगाल का शोक। यहाँ पर एक नदी जुड़ती है, हल्दी नदी, नदी का नाम हल्दी। इसी नदी के नाम से यहाँ पर एक बंदरगाह बना है, नाम क्या है इसका? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया। ये कलकत्ता में एक बंदरगाह है, नाम क्या है इसका? कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता के नाम से ही क्या है तो ये हल्दिया और ये कलकत्ता। ये जगह है 24 परगना। चौबीस परगना। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पहले पड़ेगा सिलीगुड़ी। जगह का नाम क्या है? सिलीगुड़ी। ऊपर पड़ेगा यहाँ पर दार्जिलिंग, ठीक है। यहाँ पर पड़ेगा कुंच बिहार, नाम याद हुआ? सिक्किम है, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी, इसका नाम दार्जिलिंग। इसका नाम ये याद रखना है, अच्छा जगह ये, कुंच बिहार। ये पूरा इलाका पहले दिख रहा है बिहार, बिहार का हिस्सा था। किसका हिस्सा था तो? बिहार का हिस्सा था। ये देख लो, नाम ही क्यों आएगा कुंच बिहार, इसको क्या शौक है? ये देखो, ये बिहार दिख रहा है, ये बिहार का हिस्सा था पहले। आज किसका इसका हिस्सा है तो? ये वाला जो इतना इलाका है, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है भारत का, एकदम सेंसिटिव इलाका। इसको बोला जाता है चिकन नेक। मुर्गा गला देखे हो बे, लंबा सा, ऐसी टोटा निकला ऐसे, चिकन नेक। इसी का और क्या नाम है? इसी का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और क्या नाम है इसका? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसी को चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोला जाता है तो? चिकन नेक, ठीक है। यहाँ पर हिमालय की कुछ शाखा, नेपाल वेपाल आ गया ना, सिक्किम सिक्किम। हिमालय की क्या है, थोड़ा सा विस्तार है। अरे दार्जिलिंग में आए चाय, दार्जिलिंग का चाय बोलने से तुम लोग खरीद नहीं पाओगे भाई ये, ठीक है। पूरा 50,000 रुपया किलो। अब हुआ नहीं हुआ? हाँ ठीक। चिकन नेक याद रखना है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखना है, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल की सांडक्यू। क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ेगा सांडक्यू। सांडक्यू 36 मीटर, 36 मीटर के साथ पूरे पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सांडक्यू। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये जो क्षेत्र बता रहा हूं मैं, अलग से देखो, इधर से और आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे हमारी गंगा बांग्लादेश में आएगा, नाम हो जाएगा क्या इसका? पद्मा। जब ये इससे मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा मेघना। ऑलरेडी हुबली की धारा है, ऐसा ये एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा दो देशों में फैला हुआ है। नाम है इसका सुंदरवन का डेल्टा।
ये है सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ से डायग्राम क्या हो गया देख रहे हो? सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर एकदम बहुत अच्छा पेड़ है सुंदरी का। सुंदरी के पेड़ों की अधिकता होने के कारण क्या नाम पड़ा? सुंदरवन। लेकिन वनस्पति पाया जाएगा मैंग्रोव। कौन सी वनस्पति पाई जाती? तो मैंग्रोव वनस्पति है वो। लेकिन कौन से वन या कौन से ट्री की अधिकता है? तो सुंदरी पेड़ की अधिकता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? सुंदरवन का डेल्टा। ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, पहले बंगाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा आपको। इतिहास से इसका क्या संबंध है? ठीक है, ऐतिहासिक हेडिंग डालिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये सब तो चलो अब देखेंगे थोड़ा देर बाद, पहले इतिहास में आ जाओ। बंगाल से अपने इतिहास में क्या लेने देना? तो पहला चीज़ तो ये याद रखना है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में यहाँ पर सेन और पाल वंशों का शासन था। सबसे पहले सेन वंश आया, उसके बाद क्या आया? पाल वंश। सामंत सेन, लक्ष्मण सेन, याद आया? उसके बाद पाल वंश बताया, धर्मपाल, गोपाल, ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, तो यह सब प्राचीन भारत में यहाँ पर सेन वंश, सेन के बाद कौन आया? पाल वंश सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ। देन आफ्टर मुगल डायनेस्टी वाज रूल्ड इन बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में उसके बाद किसका शासन आया? मुगलों का। मुगलों में भी आपको सीधा जानना है औरंगजेब तक। कहाँ तक जानना है? सीधा किसको जानना है? औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में पहली बार अंग्रेजों ने अब एक नगर की स्थापना किया। अंग्रेज यहाँ पर भले ओठी कोठी बहुत बनाए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला नगर, पहली सिटी कलकत्ता। 1699 1699 में जाब चारनाक, पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, जाब चारनाक, ब्रैकेट में लिखना 1700, कभी कभी क्या देगा? 1700। तो कलकत्ता शहर किसके द्वारा बसाया गया? जाब चारनाक। कब बसाया गया? तो 1699। अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया पहला शहर कलकत्ता। कब? 1699। अब ये लोग बसा लिए 1699 में, और ये लोग क्या किए? कलकत्ता, क्योंकि इनको चाहिए था समुद्र, और इसी समुद्र के रास्ते से ये कैसे जाते थे? सीधा ब्रिटेन, लंदन पहुंच जाते थे। तो व्यापार भी आसान होता था। देखो, समुद्र के रास्ते व्यापार करने से क्या होता है? आवागमन बहुत आसान हो जाता है। वही सुल्तान मिर्ज़ा पिक्चर देखे हो ना, सब बांट देता है अपने साथियों को, और आप क्या रखोगे? बोले मेरे पास समुद्र है। मेरे पास क्या है? तो समुद्र है। ठीक है, चलिए, तो ये समुद्र चाहिए था, इसीलिए इन्होंने क्या जगह को चुना? बंगाल या कलकत्ता को। अब इतिहास की दो बड़ी लड़ाइयाँ देखिए। पहला 1757 में प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ? सिराजुद्दौला कौन था? कौन अंग्रेज था? लॉर्ड क्लाइव, फलान ढेकान, सब छोड़ दो अभी, तुम सीधा याद रखो 1757 युद्ध कौन सा हुआ था? प्लासी का। और एक युद्ध याद रखना उसी के साथ, 1764 बक्सर का लड़ाई। इन दो युद्धों ने, इस दो बैटल्स के कारण, इस दो युद्धों ने बताया कि आने वाले समय में या इस वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? अंग्रेज। मतलब आने वाले समय में यहाँ पर किनका शासन होगा? तो अंग्रेजों का। ये दो युद्ध ने डिसाइड कर दिया, खासकर बंगाल के लिए तो कर ही दिया कि बंगाल में किनका शासन होगा? तो अंग्रेजों का। तो प्लासी की जैसी लड़ाई हुई 1757 में, इन्होंने क्या किया? 1757 से लेके 60 तक बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल में पहला गवर्नर आएगा
1757 से लेकर 1760 रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या बना, पहला गवर्नर। धीरे धीरे अब बंगाल में इनका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी तहत आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटर का काम क्या है, रेगुलेट, कम ज़्यादा करना, कम ज़्यादा करना। तो ये जो लोग थे, ये लोग बताते थे, ये देखो कंपनी भेजा था इनको, कौन भेजा था, कंपनी। और ये लोग ना बताते थे कि कंपनी घाटे में चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा था इनको, क्या बताते थे, कंपनी घाटे में चल रही। और जैसे इनका रिटायरमेंट होता था और ये जब लंदन जाते थे, 1-2 साल चुप बैठते थे। उसके बाद ये कि कोई महल ले रहा है, अरे कोई खेत ले रहा है तो 4-5 किलोमीटर तक खेत ही ले दे रहा है। बोले जब वहाँ पर बोला तू कंपनी घाटे में है तो अब तेरे पास कहाँ से आ गया, लॉटरी वाटरी लगा है। तो ये समझ गए कहाँ से पैसा मिल रहा है, सब यहीं से। लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। कब का, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत अच्छा गवर्नर को भी बुरा मत लगे, क्या किए पता है, इस गवर्नर को बोला गया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला बात, फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अब बंगाल का गवर्नर क्या कहलाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। लिखो इसका पहला प्रावधान क्या था, बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का स्थापना होगा और इससे तो कलकत्ता का वर्चस्व और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। 1774 में क्या बना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। मैं बंगाल का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इतिहास का नहीं। बंगाल में जो जो घटनाएं हो रही उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद याद रखना है 1784 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसकी स्थापना होगी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स किसके द्वारा स्थापना होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। क्या था ये सोसाइटी, तो याद रखना है जितने भी भारत के प्रमुख ग्रंथ हैं, लिटरेचर हैं, उनका क्या करना था, इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए इसका क्या किया गया था, मेनली बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, विलियम जोन्स। इसके बाद सीधा लिखो 1800 1800 में बनेगा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। भारत के राजा रजवाड़ा बड़े बड़े लोगों के पढ़ने के लिए, राजकुमारों के, बड़े बड़े जमींदार के बेटे लोगों के पढ़ने के लिए एक कॉलेज बनाया गया। नाम क्या दिया गया उसको, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। उस समय यहाँ पर कौन था गवर्नर बोला जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखना वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली उस समय क्या था यहाँ पर, गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद छोटी छोटी घटनाएं होते गई। डलहौजी का शासनकाल आया। किसका शासनकाल आया, डलहौजी का शासनकाल आया। डलहौजी का शासनकाल आया तो बहुत सारा क्या हुआ, इनके द्वारा ऐसे कानून लाए कि वो कोई किसी को गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर करके पूरा पब्लिक भड़क गया था। इसीलिए 1857 की क्रांति होती है। तुम लोग को क्या करना है उससे, बंगाल से कोई लेना देना है क्या, 1857 की क्रांति होगी। कौन सी क्रांति होगी, ऐसे फिर धीरे धीरे जागरूक होते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जागरूक कौन होता है भारत में, कलकत्ता वाला पोर्शन। कौन सा वाला, कौन सा पोर्शन, अब सुरेंद्र नाथ, अब देखो धीरे धीरे समझदार लोगों का एंट्री होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आएंगे,
कौन आएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहीं से राजा राम मोहन आएगा। यहीं से कौन आएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर आएंगे। यहीं से कौन आएगा? सुभाष चंद्र बोस जी आएंगे। अब ये समझदारों का एंट्री चालू होगा और ये बंगाल में राजनीतिक एकता, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, ये भावना बढ़ते जाएगी। ठीक है। और ये भावना को देखे तो अंग्रेज भी डर गए। अरे भाई, एक बार 1857 की क्रांति में खूब पिटाए हैं, दोबारा फिर पीटेंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। तो याद रखना है, लंदन के टाउन हॉल में बैठक हुई कि कैसे बंगाल में ये जो देश प्रेम की भावना जग रही, इसको कम किया जाए। तो फिर वहाँ से डिसीजन निकल के आया किसके पास? उस समय यहाँ पर था कौन? 1905 में कौन था? करजन। तो करजन के पास डिसीजन आया कि इनको हिंदू मुस्लिमों में बांट दिया जाए। तो कैसे बांटा जाए? तो उसके लिए तरकीब निकाला गया। इस बंगाल को, ये देखो, मान लीजिए ये बंगाल है या ये बंगाल है, इस बंगाल को बराबर 2 भागों में बांटा गया बीच से। ठीक है, बीच से 2 भागों में बांटा गया। और इस एक तरफ के ये देखो, अब ये कौन सा गा? पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, वेस्टर्न बंगाल। और ये कौन सा होगा? पश्चिमी बंगाल। 2 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि अगर ये अलग अलग होंगे तो राजनीतिक चेतना की भावना कमजोर होगी। और क्या किया गया? इनको धार्मिक मुद्दों में लड़ाना है तो ये इधर वाले को क्या किया गया? पहला बात तो ये मेजॉरिटी बहुसंख्यक में दे दिए मुसलमानों को। मेजॉरिटी किसको दे दिए? इधर इस एरिया में मेजॉरिटी में दे दिया गया मुसलमानों, मुसलमान बहुसंख्यक। और हिंदुओं को क्या किया? माइनॉरिटी, हिंदू अल्पसंख्यक। लेकिन इस तरफ के हिस्से में उल्टा किए, माइनॉरिटी किसको दिया गया? हिंदुओं को। और माइनॉरिटी में किसको रखा गया? मुस्लिम्स को। मतलब हिंदू बहुसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक इधर, जस्ट उल्टा उधर। यहाँ हिंदू ज़्यादा, यहाँ मुसलमान ज़्यादा। तो कम से कम अलग अलग रहेंगे, कम से कम ये लोग क्या होगा? झगड़ा करेंगे। और इनको क्या है? हिंदू मुस्लिम बहुत आसानी से जमानों से लड़ते आ रहे हैं। समझ में आया? बड़े आसानी से लड़ते हैं लोग। तो ये सोचे आराम से लड़ाई करवा देंगे, अलग करवा दिया। और साथ साथ 1905 में बंगाल का विभाजन तो किया ही, 16 अक्टूबर 1905। उसके साथ क्या किया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अलग कर दिया। जा क्या बना दिया? मुस्लिम लीग। जिन्ना चालू हो गए फिर एक से एक लोग। अब इसकी पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया ढाका को, और इधर बनाया किसका? कलकत्ता को। इसमें उस समय शामिल था बिहार और उड़ीसा और खुद ये पश्चिम बंगाल। ये पूरा क्षेत्र एक साथ क्या कहलाया? वेस्ट बंगाल। और वो ढाका असम इसमें था, असम, ये वाला इलाका, असम ये असम भी था। और ये आपका बांग्लादेश, ये वाला इलाका पूर्वी बंगाल कहलाया। ठीक। अब ये सोचे आराम से लड़ जाएंगे। अब देखो, वो लड़ भी लेते, लेकिन आपके हिंदू बहुत समझदार थे। ठीक है, कौन समझदार थे? हिंदू बहुत समझदार थे। लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बहुत समझाते थे। उधर के लोग एग्रेशन में भी आते थे, लुंगी उंगी बांध के, तलवार अल्लाहू अकबर ऐसे करके, फिर भी समझाते थे ना, कुछ नहीं होना है बोल के। बहुत चाहते थे, झगड़ा हो नहीं रहा था। तो ये अब दिमाग खराब हुआ। अंग्रेज़ों ने क्या किया? इनके मस्जिदों में सुअर काट के फेंक दिए। और मुसलमान तो सुअर के नाम से चिढ़ता है, मुसलमान तो सुअर के नाम से चिढ़ता है। ठीक है। बोले कौन किया होगा? तो जान गए कौन किया होगा? मिनॉरिटी वाले हिंदू। सब हिंदुओं को घर से निकाल के बदाबद चालू। नहीं भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, भाईजान भाईजान भाई कहाँ भाईजान, बदाबद चल रहे हैं इनको। ठीक है। इधर दंगा करने में सफल हो गए। लेकिन इनको जब ये बात पता चली कि हमारे भाइयों को मार रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हमसे अलग किया वहाँ तक ठीक है, ठीक, लेकिन अब उनको अलग करके सोंट अलग रहे हैं, गलत बात है। फिर भी ये पीर जाके समझाया हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, कुछ नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन अंग्रेज बोले अरे ये तो भड़क ही नहीं रहा है,
अब क्या किया अंग्रेजों ने, इनके मंदिरों में गाय काट के फेंक दिए। हिंदुओं के मंदिरों में क्या किया गया? अब कहाँ रुकने वाला हिंदू? हट, बोले कौन किया होगा रे? कौन किया होगा? तो अब ये दौड़ा दौड़ा के मारना चालू। याद रखना है, अंग्रेज इतने शातिर थे कि भारत का सबसे बड़ा दंगा नोआखली का दंगा कराने में भी कहाँ हुआ? नोआखली का दंगा भी बंगाल में ही होगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन नोआखली का दंगा कराने में सफल हो गए। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम चालू हो गया। लेकिन फिर भी समझा समझा के बहुत प्रयासों के बाद इस बंगाल के विभाजन को आखिरी में इनको रद्द करना पड़ा। इसके लिए एक व्यक्ति आएगा 1911 में, इसका नाम रहेगा जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। किसके साथ आएगा? मैरी के साथ। मेरी नहीं थी, नाम क्या था? जॉर्ज पंचम और रानी मैरी। मेरी कहाँ से भाई? ठीक है, मैरी। इनके लिए मुंबई में स्वागत के लिए बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। स्वागत में गीत गाए गए, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसका स्वागत गीत था, जॉर्ज पंचम का स्वागत गीत। आज क्या है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर याद कर लो। किसी को बताना मत, बाहर निकलते पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, है ना? बोलेगा यही गड्ढा खोद और मैं पाट दूंगा, बोलेगा। ठीक है, इतना ना करो यार। जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया 1911 में कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अब तक जो भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता, इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? दिल्ली। और 1912 में राजधानी कहाँ चले गई? दिल्ली। घोषणा 11, परिवर्तन 12। ठीक है, ये बंगाल विभाजन। और इसको तो एक एक छोटी चीज़ बताएंगे, गोबर में राखी बांधना, काला दिवस मनाना, बहुत सारा चीज़। अभी बंगाल विभाजन पढ़ा कहाँ रहा था मैं, सिर्फ बता रहा था कि क्या था। अब उसी समय से देखो जो बंगाल विभाजन हुआ, देख इधर देख, ये पूर्वी बंगाल, इसमें से असम को ले लिया गया, अपनी तरफ आ गया। ठीक है, बाकी पूरा को दे दिया गया किसको? पाकिस्तान को। किसको दे दिया गया? तो पाकिस्तान को दिया गया। तो ये इधर भी एक पाकिस्तान है भारत के, और इधर भी पाकिस्तान है। तो ये कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या कहलाया? पूर्वी पाकिस्तान। ये क्या कहलाया? पूर्वी। बंटवारे के बाद क्या कहलाया? ये पूर्वी पाकिस्तान। और ये वाला उस दिन से जो नाम पड़ा है पश्चिम बंगाल, आज तक क्या नाम है? लेकिन है कहाँ? पूरब। यहाँ पर पश्चिम में था, और जब से नाम पड़ा है तब से नाम ही पड़ा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? सीमाओं के बीच इस लाइन को बोला जाता था रेड क्लिफ लाइन। लेकिन आपको याद रखना है, इसी को जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जीरो, इसी को जीरो लाइन भी बोलते हैं। टोटल लंबाई कौन बता सकता है क्लास में? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमाएं किस देश की जुड़ती है? तो याद रखना है बांग्लादेश की। ये देख कहाँ है बांग्लादेश चालू? यहाँ से देखो, ये पूरा दिख रहा है पूरा। कौन है? कौन है? पूरा बांग्लादेश, त्रिपुरा यहाँ तक, पूरा लास्ट आखिरी तक। कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमाएं किस देश की जुड़ी है? तो बांग्लादेश की। कितनी? 4096, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ठीक है, हेडिंग डालिए जीरो लाइन या रेड क्लिफ लाइन। जीरो लाइन, इस रेड क्लिफ लाइन को क्या बोला जाता है? तो टोटल लंबाई याद रखना है 4096 किलोमीटर। पहला बात तो देखो, अब इधर देखो, ये
ये क्या बन गया, पश्चिमी पाकिस्तान, ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। ये लोग बोले भाई सुनना, हम लोग को रास्ता देना, यहाँ जाएंगे। भारत से क्या बोल रहा है, रास्ता देना भाई, हम लोग को कहाँ जाना है। ये देखो, ये रास्ता मांग रहा है, कहाँ जाने के लिए, बांग्लादेश। ये देखो, ये दिख रहा है रास्ता, ऐसे जाएंगे बोलता है। सरदार पटेल भड़क गया, बोले एक तो तुमको दे रहे हैं, ऊपर से तुम तमाशा भी कर रहे हो, नहीं मिलेगा रास्ता। कुछ दिन बाद क्या करते, इधर दीवाल इधर दीवाल, पता चल रहा है उत्तर भारत अलग दक्षिण भारत अलग, यहाँ और बंटवारा हो गया एक ठो। बोले भैया नहीं दे पाएंगे, जाओ। बड़ा भाई, तू बड़ा भाई है, अब नहीं दे पाएंगे। तो ये घूम कैसे जाता था। कुछ लोग बोलते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ा पाक स्ट्रेट, लेकिन आपको याद रखना है पाक स्ट्रेट नाम पड़ने के पीछे यहाँ पर क्या है, तो समुद्र के ऊपर का घास, समुद्र के ऊपर के घास बताया हूं ना वहाँ पर। इसको क्या बोला जाता है, पाक स्ट्रेट। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पाक स्ट्रेट। लेकिन कुछ मान्यता ऐसा भी माना जाता था कि ये यहीं से जाता था करके भी क्या बोला जाता था इसको, पाक स्ट्रेट, ऐसा मान्यता है। लेकिन आपको क्लियर याद रखना है एज ए ज्योग्राफिकल, जो घास पाया जाता है समुद्र के ऊपर उसको बोला जाता है PALK, पाक। वही है क्या, घास। इसके कारण नाम पड़ा पाक स्ट्रेट। ठीक, इतनी बातों के साथ याद रखना है। अब लिखो पॉइंट बना के। पहला पॉइंट, कल पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ कितने देश लगे हुए हैं, 3। तीनों देशों के नाम, पहला बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमाएं किसके साथ जुड़ी है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। जिस दिन मैं स्थिति और विस्तार बताऊंगा, कौन कौन सा राज्य जुड़ता है इससे, ये भी बताऊंगा। बांग्लादेश से 4 राज्य जुड़ता है कि 5 राज्य जुड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तो मैं सिर्फ मैप की जानकारी दे रहा हूँ आपको। क्या है कि मैं जानकारी मैप की, ये सब जगह अभी कौन कौन सा जगह काम का है अपने ये देखना है। हो गया और इसको देखो, राज्यों की बात करेंगे तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ इसकी सीमाएं लगती है। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती है। सर्वाधिक सीमा इसका लगता है, याद रखना, झारखंड के साथ। किसके साथ लगता है, तो झारखंड के साथ। ये झारखंड, ये देखो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगता है, झारखंड के साथ। और सबसे कम सीमा इसका लगता है, याद रखना, असम के साथ। किसके साथ लगता है, तो असम के साथ। राज्यों की बात हुआ तो ठीक है। अब सबसे काम का जो हेडिंग डालने बोलूँगा वो डालना। हेडिंग डालिए 24 परगना। इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको पता ही नहीं था कि 24 परगना नाम का चीज़ कहाँ है, बंगाल में। साफ और सीधी बात है, ठीक है। हेडिंग डालिए 24 परगना। ये 24 परगना 24 तहसीलों को मिलाकर एक जिला बना। परगना मतलब होता है तहसील। तो 24 तहसीलों को मिलाकर एक क्या बनाया गया, जिला, डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या उसका, 24 परगना। ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर समुद्र और थल, तो वाटर पार्ट और लैंड पार्ट, दोनों के बीच में या दोनों को अलग कौन करती, तो 24 परगना। 24 परगना पश्चिम बंगाल को समुद्री सीमा और थली सीमा को अलग करने वाला लाइन है। वाटरी पार्ट और लैंड पार्ट के को सेपरेट करने के लिए कौन सा जगह है, तो 24 परगना बराबर अलग करती है। यहाँ पर 24 परगना बोलूँ, चाहे मैं आपको देखो 24 परगना की कौन से डेल्टा के भीतर में, सुंदरवन के डेल्टा में भी है। साथ में याद रखिएगा, इसी सुंदरवन के डेल्टा में या 24 परगना में 3-4 काम के आइलैंड्स हैं। टोटल आइलैंड सुंदरवन के डेल्टा में याद रखना है 52। पहले तो 24 परगना लिखिए ना, अब साथ में हेडिंग डालो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का
डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें हुबली नदी का भी योगदान है। तो हुबली नदी देगा तो मेघना देगा, हुबली और मेघना, या तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाले रहती है, समुद्र में मिलने, देखो कोई भी नदी, यहीं पर बता रहा हूँ, जैसे ये समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है। ये नदी आ रही है, ये नदी समुद्र में बहुत सारा क्या लेके आ रहा है अपने साथ? कंकड़, पत्थर। अरे बरसात में देखो ना, इनमें तो वेन ट्रक वरक भी बहते रहता है, पत्थर, पेड़ वेड़, घर वर सब बहा के ले आएगा। तो ये अपने साथ क्या लाता है? डस्ट पार्टिकल, गाद बोलते हैं, गाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? गाद, अवसाद। ये यहाँ ला के फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है। धीरे 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 ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा हो गया। ये पोर्शन कैसा हो गया? ऊंचा। तो ऊंचा तो नहीं हो, यहाँ से नहीं चढ़ पा रहा है, तो ये क्या होता है? दूर से ही कटना चालू हो जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। ये ऐसे कट कट के एक किसका रूप ले लेते हैं? त्रिभुज का। किसका रूप ले लेता है? त्रिभुज का। यही क्या कहलाता है? डेल्टा। अब एक बार यूपीएससी वाला पूछा था, डेल्टा शब्द की खोज करने वाला या डेल्टा शब्द देने वाला कौन है? ठीक है, डेल्टा शब्द देने वाला कौन है? तो याद रखना, हेरोडोटस। डेल्टा शब्द दिया किसने? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है रे? इतिहास का खोजकर्ता कौन है? जनक सॉरी, इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। कौन है? तो ये तो भूगोलवेत्ता था, गलती से पहला पुस्तक लिख दिया करके इतिहास का खोजकर्ता नाम है क्या? मेनली है भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफी से इसका संबंध है। तो याद रखना, ये जो डेल्टा वर्ड है, डेल्टा शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो हेरोडोटस। ठीक है। और भारत और बांग्लादेश में ये दोनों, ये जो डेल्टा बना है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा में छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 52। क्या है? तो 52। नाम क्यों पड़ा सुंदरवन का डेल्टा? यहाँ इस डेल्टा में सुंदरी पेड़, कौन से पेड़? सुंदरी के पेड़ बहुत अधिक होने के कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा। एक बात, लेकिन वनस्पति पाया जाएगा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति। पेड़ पौधे कौन से पाए जा रहे हैं? सुंदरी पेड़। लेकिन वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? तो मैंग्रोव। मैंग्रोव कोई पेड़ वेड़ नहीं होता है, जड़ ही जड़ रहेगा। देखोगे तो क्या रहता है? ये मैंग्रोव वन हमेशा खारे पानियों में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है? तो खारे पानी में। ये सब क्वेश्चन आया हुआ लाइन से। इसमें काय की अधिकता है, किस प्रकार के वनस्पतियों की अधिकता है? तो मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वन हमेशा याद रखना है खारे पानी में होगा। सुंदरवन का डेल्टा, ऐसा कौन सा डेल्टा है जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है? सुंदरवन का डेल्टा। विश्व में ऐसा कौन सा डेल्टा है जो सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? तो सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। सुंदरवन के डेल्टा में सर्वाधिक मात्रा में होता है जूट और पटसन, इसीलिए जूट और पटसन उद्योग में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। जूट बोलने का मतलब होता है क्या? गोल्डन फाइबर। क्या बोला जाता है जूट को? गोल्डन फाइबर। जूट और पटसन एक ही चीज़ है ना? ठीक है। पटसन को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जूट। अरे जितना अरी दरी बोरी का रस्सी फलाना, हमारे तरफ इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है धान में। बोरा, धान बोरा। पिछले बार किल्लत आ गया था, 40-40 रुपया कट रहा था। ये सब सवाल है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। बारदाना बनता है उसका, बरदाना की बारदाना? बारदाना। ये सब चीज़ें बनेगा उससे। लेकिन सर बताइए, अरे भयंकर अच्छा जगह चलते हैं, जाना मत। यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या मिलेगा? तो
बांग्लादेश के देखना झंडा, वो बांग्लादेश वाले वो जब मैच होगा तो पूरा टाइगर बन के आ रहेंगे ऐसे ऐसे। क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। बांग्लादेश, बंगाली पठान, बंगाली पठान। ठीक है। रोहिंग्या मुसलमान, आज ही ग्रुप में डाला हूँ ना, कौन कौन सा राज्य इनको क्या देने वाला है? नागरिकता। डीएम को क्या मिल गया है? अधिकार। तो मैं वहाँ चुटकुला नहीं डाल रहा हूँ, समझ में आया? वहाँ मैं चुटकुला नहीं डालता हूँ, और जो लेफ्ट हुआ उसको मैं कभी ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, याद रखना ये भी बात। चुटकुला नहीं डालता वहाँ मैं, इस गलत फहमी मत रहना भाई। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो इस इंस्टीट्यूट के नहीं हुए लेकिन उसके बाद भी उस ग्रुप में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि यहाँ पर मेरे को जानकारी मिलती है। वहाँ चुटकुला तो नहीं डाला कभी मैं, है ना। तो जो लेफ्ट हुआ उसको तो कभी जीवन में जोड़ सकता नहीं मैं, वो चाहे कितना भी रिक्वेस्ट करे। आगे चल। सुंदरवन, क्या पाया जाता है यहाँ पर? रॉयल बंगाल टाइगर। अरे यही तो टाइगर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु। क्या है रे? टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। जूट उद्योग के लिए फेमस है। सर्वाधिक यहाँ पर कौन सा डेल्टा जहाँ पर चावल उगता है तो भी सुंदरवन का डेल्टा। दो देशों में है, बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है। छोटे छोटे द्वीपों को मिलाएंगे तो कुल कितने द्वीप है इस पर? 52। इसमें देखो 3 तो कान के द्वीप, 1 2, एक तो बांग्लादेश से टच है 2, और ये 3। ठीक है। पहला द्वीप का नाम लिखो गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप। एक द्वीप का क्या नाम है? गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप तो भारत का ही है, आपको याद रखना है। गंगा सागर पहला तो 24 परगना में है। पहला लाइन क्या याद रखना है? 24 परगना में। गंगा सागर द्वीप कहाँ है? तो 24 परगना में। दूसरा बात ये याद रखना है कि ये गंगा सागर द्वीप एक धार्मिक स्थल है। कैसा स्थल है? तो हिंदुओं का यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, गंगा सागर का मेला। गंगा सागर का मेला। ठीक है। ये गंगा सागर द्वीप, इसका नाम पहले लिखो, न्यू मूर द्वीप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। न्यू मूर आइलैंड, गंगा सागर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड। ये द्वीप क्या है? एकदम बॉर्डर पर है, उस पार आधा बांग्लादेश आधा इंडिया। तो ये भारत बोलता है मेरा है, और बांग्लादेश क्या बोलता है? मेरा है। दोनों के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो न्यू मूर आइलैंड या न्यू मूर द्वीप को लेकर। फाइनली दोनों के बीच में समझौता हुआ। फाइनली दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। और जब भारत ने प्रॉमिस किया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव बसाहट नहीं होगा, मानव बसाहट नहीं होगा, तब ये किसके हिस्से में आया? भारत के। आज किसका हिस्सा है? तो न्यू मूर आइलैंड भारत का। लेकिन समझौता, ट्रीटी के तहत क्या ट्रीटी हुआ कि कोई इसमें किसी भी प्रकार का मानव बसाहट नहीं होगा, मतलब किसी भी लोगों को रहने की आज़ादी नहीं है। ये समझौता याद रखना है न्यू मूर द्वीप को लेकर। आपको केवल क्वेश्चन क्या पूछेगा? न्यू मूर आइलैंड कहाँ है, या न्यू मूर आइलैंड को लेकर किसके किसके बीच में विवाद है। तो भी 24 परगना में याद रखना। न्यू मूर आइलैंड कहाँ है? तो 24 परगना में। किसके किसके बीच में विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश। चलें आगे। ये है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर क्या है? तो एक पत्तन शहर है। पत्तन शहर मतलब पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी, जहाँ पर आपका जहाज अरे बड़े बड़े स्टीम रहे या जहाज का काम रहे, उसको क्या बोला जाता है? पोर्ट सिटी। तो याद रखना डायमंड हार्बर क्या है? तो पत्तन शहर। पत्तन शहर पोर्ट सिटी है ये। ठीक है। पहली बार जब डाक टिकट बना था, टिकट आज भी आता है, किसी को पत्र भेजोगे तो क्या चिपकाना पड़ता है? टिकट, वरना उस टिकट का पैसा वो देगा, चल तो देगा, उस टिकट का पैसा वो देगा। तो आपको ये टिकट प्रारंभ डाक टिकट, इसी को क्या बोला जाता है?
डाक टिकट। तो पहली बार डाक टिकट के द्वारा लेटर कहाँ से कहाँ तक भेजा गया था? कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। ठीक है, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। याद हो रहेगा का पता। इसके बाद हेडिंग डालना हुबली नदी। हुबली नदी, हुगली रिवर। कौन सा? ये सब जो डब्बे के अंदर सब 24 परगना और 24 परगना, सबका सब किसमें? 24 परगने। हुबली नदी, पहला बात तो यह जानना है, ये हुबली नदी गंगा की एक क्या है? शाखा है, ब्रांच है। गंगा नदी की एक धारा कटकर कहाँ बहती है? वापस कहाँ जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये जो शाखा है, ब्रांच है, इसको बोला जाता है हुबली नदी। तो ये पहला बात तो ये याद रखना है, गंगा की एक धारा कटकर पूरे पश्चिम बंगाल में बहती है, उसको बोलते हैं अपन हुबली नदी। कौन सी नदी? ये हुबली नदी। कलकत्ता शहर और हावड़ा शहर दोनों इस नदी के इस पार उस पार, मतलब तट में। तो कलकत्ता बोलो चाहे हावड़ा, दोनों किस नदी के तट पर है? तो हुबली नदी के तट पर है। देखिए जस्ट ये है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। इधर से जब लहर, देखो आप समुद्र में कहीं भी रहो, अगर यहाँ पर है तो हवा हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो ये क्या करता है, हवाएं या ज्वार जब भी आते हैं ना, तो इधर पूरा गाद भर देता है। गाद मतलब डस्ट पार्टिकल, पूरा झाग पूरा का पूरा क्या भर देता है? झाग। तो क्या होगा, इधर पूरा झाग आ जाता है। तो इस फरक्का बैराज के पानी का अचानक खोल देते हैं, एकदम ऐसे है, ऐसा कैसे खोल दिया जाता है फरक्का बैराज को? पानी एकदम तेजी से आएगा और ये साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस फरक्का बैराज को बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? गाद को कम करना। गाद मतलब कलकत्ता हुबली नदी के पानी की साफ सफाई करना। एक कारण क्या है? हुबली नदी के पानी का साफ सफाई करना। ठीक है, ये हुबली नदी ऐसी नदी है जो 2 बार अपना मार्ग बदलती है। ये तो ऐसे आ रही है, ठीक, लेकिन जब ज्वार आता है ऐसे पानी बहना चालू हो जाता है, उल्टा। कैसे बहना चालू हो जाता है? उल्टा। तब भाई तो यहाँ का जहाज यहाँ जाएगा, नहीं तो जहाज तो यहीं बैठे रहेगा। हाँ, कब आएगा ज्वार? हाँ, अब आया ज्वार, चलो, तब इधर अंदर घुसता है। ठीक है, तो ये 2 बार अपना मार्ग बदलती है, ये जानना है। कौन सी नदी 2 बार अपना मार्ग बदलती है? हुबली नदी। एक बार ऐसे बहेगा, एक बार उल्टा। तो 2 बार अपना मार्ग बदलती है। कौन सी नदी? हुबली नदी। ये जब भारत ने ये डैम को बनाया ना, ये इधर क्या बांग्लादेश चिल्लाने लगा, ये नहीं चलेगा, इसको हटाओ, पानी को खोलो। बरसात में खोल दिया भारत, टपाटप जैसे भरा ना, बरसात में क्या किया? खोल दिया। ठीक है, कई लोग पार बंगाल की खाड़ी में, बोले भैया बंद करके रखो। ठीक है, सीधा, ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, कल ही बताया हूँ। ठीक है, ये फरक्का बैराज। इसके बाद ये हल्दिया बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह है। 2 ठो क्या है? पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट। ये देख, हल्दी नदी के कारण नाम क्या पड़ गया इस बंदरगाह का? हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह क्यों बनाया गया? कलकत्ता बंदरगाह की सहायता के लिए। हल्दिया बंदरगाह को क्यों बनाया गया? तो कलकत्ता बंदरगाह की सहायता के लिए। इधर आओ भैया, ये है चिकन नेक। ये क्या कहलाता है? तो चिकन नेक। इसी को बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर ये भारत से गया, ये भारत के हिस्से से निकल गया, तो बाबू रे ये 7 सिस्टर से अपना क्या टूट जाएगा? संपर्क। और ये देख कौन रहा है? ऊपर में घात लगाए कौन बैठा है? चाइना। एक बार तो ये बांग्लादेश से
कांटेक्ट करके यहाँ पर एक जगह मांग लिया था, देने को भी तैयार हो गई थी। तुरंत मोदी जी को पता चला, शेख हसीना को बुलाया, इधर आओ मैडम, फिर ले दे के मामला सुलझा, ठीक है। अब वहीं से फ़ोन लगाई, नहीं दे पाएंगे बोल के, समझ गया मोदी जी बाजू में बैठा है, ठीक है। भयंकर चल रहा था न्यूज में, मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। क्या होता है, कोई छोटे देश का अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी बड़े देश के पास आता है तो वो अपने राजमहल में ही रहेगा, मतलब प्रोटोकॉल तोड़ के उसको एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं जाएगा। लेकिन मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के क्या किया, शेख हसीना को लेने एयरपोर्ट गए, ठीक है। और ये न्यूज़ में मरे ये चल रहा है, प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अरे तुमको क्या पता है रे लोल क्यों तोड़ रहा है। एकदम पहली बार जीवन में बांग्लादेश को इतना इज्जत मिला। बांग्लादेश मतलब फूले नहीं समा रहा, इतना इज्जत अपना, अरे बाप रे, प्रोटोकॉल तोड़ रहा है। कैसे, अरे नहीं देंगे नहीं देंगे, तुरंत फोन लगाया, अरे नहीं दे देंगे अब हम, हाँ पहले। तो इनको थोड़ी पता है लोल लोगों के कि चीज़ थोड़ी बताया जाएगा, मीडिया लोल, ठीक है। जीएसटी पढ़ाते हैं लोग मीडिया वाले। ये देखो हिमालय का पश्चिम बंगाल में विस्तार, थोड़ा सा पार्ट हिमालय का कहाँ गया है तो उत्तरी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसमें एक आपको सीधा याद रखना है, हिमालय प्रदेश, एक लाइन में लिखे हिमालय प्रदेश। बंगाल के उत्तरी हिस्से में हिमालय का कुछ हिस्सा शामिल है जिसे हिमालय प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसकी सबसे ऊंची चोटी, ये याद रखना है, सांडक्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 36 मीटर ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई कितनी तो 36 मीटर, 36 मीटर। ये चिकन नेक याद रखना, ये दे भूटान है ना, ये डोकलामा याद आया तेरे को, डोकलाम यहाँ तक पहुँच गया था। और पूरा मिलिट्री अपना, नहीं जाएंगे जब तक तू नहीं जाएगा, पूरा ऐसे घेर के बैठे, ठीक है। डोकलाम वाला विवाद याद आया, उसी समय कौन जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप उधर से। तू टेंशन क्यों ले रहे हो मोदी जी, हम जीत गया हूँ, ठीक है, आप करो जो करना है। ये लला है चुपचाप, अरे वो कुछ आँख दिखाता है बस, ठीक है। जो डर गया वो डर गया। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हारेगा और क्या होगा, मार खाएगा लेकिन मारेगा जरूर। ये याद रखना है, कुंच बिहार, ये दार्जिलिंग एक चीज़ याद रखना है, दार्जिलिंग किस नदी के तट पर है तो दार्जिलिंग तीस्ता नदी के तट पर है। यही क्वेश्चन पूछेगा दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग क्यों फेमस है तो अपने चाय बागानों के लिए फेमस है। किस नदी के तट पर है, तीस्ता नदी के तट पर है। दार्जिलिंग का क्या फेमस है, चाय। दार्जिलिंग का क्या फेमस है तो चाय। आप जब जाते हो यहाँ पर अंग्रेज सीबीएसई बोर्ड वाले चाय पीते हैं, ग्रीन टी। सीबीएसई बोर्ड वाले कौन सा चाय पीते हैं तो ग्रीन टी, है ना। हम लोग तो रेड लेबल वाले हैं, ठीक है। अपन कौन से हैं, रेड लेबल। हम भी सोचे ग्रीन टी, चल दिए एक तो शॉप में ग्रीन टी। अब वहाँ पर रेंज दिखा रहा है 2000 4000, ऐसे किलो हिसाब से रेट बढ़ते जा रहा है, 1-1 लाख तक के चाय। जाते हैं अपन जैसे 5 स्टार, अरे होटल ताज में चाय पिलाता हूँ चल, तो होटल ताज में चाय पिला रहा है कोई किसी को, तो चाय का रेट 1000 रुपया क्यों है, क्योंकि चाय पत्ती का रेट भी वैसे ही है। समझ में आया। तो ऐसा महंगा चाय पत्ती। अब आप अरे अपने टपरी में 5 रुपया चाय, कौन 1000 का चाय पिया भाई, समझ में आया। ये दार्जिलिंग का देखो, चाय सबसे ज़्यादा होता है असम में, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है असम में, लेकिन सबसे महंगी चाय कहाँ होती तो दार्जिलिंग। एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग में, ट्रेन जाता है, बाकायदा लोग बाकायदा ट्रेन पटरी के ऊपर में दुकान लगा रहते हैं। ट्रेन का समय होता है तो दुकान इस पार हो जाता है, जैसे ट्रेन बढ़ा फिर पलटी दुकान, फिर वापस पटरी पर। समतल जगह ही नहीं है, क्या करोगे। ऐसे में थोड़ी दुकान लगाएगा, पता चल रहा है ऐसे दुकान लगा है, सामान वामान रखा है, सब तो नीचे पहाड़ में। तो समतल जगह कहाँ मिला, पटरी के ऊपर। तो कहाँ बिछा है उसका दुकान, पटरी के ऊपर। ऐसा है, समतल जगह भी तो चाहिए दुकान लगाने के लिए। वहाँ जाएगा तो किसी भी होटल में तेरे पंखा नहीं मिलने वाला, किसी भी सीजन में जा।
एक भी होटल में तेरे को क्या नहीं मिलेगा? पंखा। गए, अरे यार गर्मी लग रहा है, ठीक है साहब, थोड़ा सा खिड़की खोला, बस कर भैया, बंद कर दे। समझ में आया? मई जून की बात कर रहे हैं हम। वो किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में वहाँ क्या नहीं है? पंखा। सस्ता है। ये याद रखना है, हेडिंग डालिए कुंज विहार। एक जगह बता रहा हूँ आपको, 3 बीघा परगना 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर को क्या बोलते हैं? गलियारा। नाम याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। 3 बीघा गलियारा। ये एक घाटी है। कितने जमीन पर है? 3 बीघा जमीन पर। कितने जमीन पर है? इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? 3 बीघा गलियारा। आपको क्या क्वेश्चन आएगा, किसको किसको जोड़ता है? तो भारत को जोड़ता है बांग्लादेश के साथ। या पूछेगा तो कुंज बिहार को जोड़ता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। अब इधर रानीगंज क्यों फेमस है, कलकत्ता में क्या है, हावड़ा में क्या है, ये अब जितने अब पॉलिटिकल देखना है, ये इतना इसका ज्योग्राफिकल याद रखना है आपको। ठीक है, पॉलिटिकल देखेंगे कल।